दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त रुपेश चंद्र पुनः अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, कल हमने बात की थी रिजर्वेशन पर, आरक्षण जैसे विषय पर बात हो और भारतीय परिप्रेक्ष्य में जाति पर बात न हो तो वह विषय अपने आप में अधूरा रह जाता है। साथियों, जाति के नाम पर हमारे जहन इस प्रकार प्रदूषित हो गए हैं कि आज हम जब किसी अपरिचित व्यक्ति से मिलते हैं तो मिलने के पश्चात ये जानना चाहते हैं कि वो किस जाति से बिलोंग करता है। उसके बाद ये तय करते हैं उस व्यक्ति से किस प्रकार बात की जाए। साथियों, हमारे जहन यूं ही इस प्रकार प्रदूषित नहीं हो गए हैं। हमारे जहनों को प्रदूषित करने का कार्य बहुत रणनीतिक तरीके से, प्रायोजित रूप से, बहुत बारीकी से उस 1% शासक वर्ग के द्वारा किया जा रहा है जिसमें हर जाति के नेता शामिल हैं। और जाति के नाम पर नफरत फैलाने का, ध्रुवीकरण करने का कार्य करने में हमारे देश के कई प्रोफेसर, शिक्षक उन 1% शासक वर्ग का साथ दे रहे हैं। साथियों, मैंने अभी एक वीडियो देखा, हमारे साथी ने मुझे शेयर किया था। उस वीडियो में मैं नाम नहीं लूंगा उस शिक्षक का, फिलहाल उसकी कीर्ति अपकीर्ति पूरे देश में लगभग नौजवानों के बीच फैल चुकी है। आईएएस की तैयारी कराते हैं। वो अपने वीडियो में ये बोलते हैं कि लगभग 3000 वर्षों तक, उनके शब्द हैं ये, 3000 वर्षों तक एक वर्ग ने 100% आरक्षण दिया। ब्राह्मण वर्ग की बात की जा रही है, सवर्ण की बात की जा रही है कि 3000 वर्षों तक एक वर्ग के पास 100% आरक्षण था। और आज 70 साल में ही जब दलितों को आरक्षण दिया जा रहा है, पिछड़ों को आरक्षण दिया जा रहा है, तो परेशान हो गए। साथियों, जब भी हमारे जहन में ऐसी कोई नफरत या ऐसी कोई धारणा बैठानी होती है तो उसके लिए बहुत बारीकी से काम करते हैं। ये कैसे? जब 10 अच्छी बातें आपके बीच, आपके जहन में डाली जाएंगी तो आपको लगेगा बहुत अच्छी बात है, ये सच है, सही है, आप स्वीकार करते जाएंगे। उन्हीं 10 के बीच एक ऐसी बात बहुत बारीकी से, आसानी से डाल देंगे, उसे आप पकड़ नहीं पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, और आप उसको भी 10 अच्छी बातों के साथ साथ उस एक गलत नफरत वाली बात को भी बहुत आसानी से ऐसे जहन में बैठा लेंगे जैसे कि वह बात बिल्कुल सच हो। और साथियों, जाति के नाम पे जो जहर हमारे जहन में भरा गया है वो इस कदर भर दिया गया है कि हमने कहीं पढ़ा नहीं है। ध्यान रहे, हम चाहे किसी किताब में पढ़े हो या ना पढ़े हो, लेकिन जब जाति की बात आती है तो जाति के आधार पे शोषण का इतिहास हमें ऐसे पता होता है जैसे हमने बहुत पढ़ रखा है कि हजारों वर्षों से हो रहा है। साथियों, जाति की बात करें तो हमारे समाज में, मैं तथ्य के साथ आपको बताऊंगा, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ अभी यहीं पर बताऊंगा इसी वीडियो में। यदि आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, उसमें वैदिक पीरियड हो, उत्तर वैदिक पीरियड हो, महाजनपद काल हो, मौर्य वंश हो, सातवाहन वंश हो, शुंग वंश हो, जो भी है, गुप्त वंश हो, यहां तक आप पाएंगे किसी भी व्यक्ति के नाम के पीछे सरनेम ही नहीं है। आप महाकाव्य उठा लीजिए, रामायण, महाभारत, उसमें भी किसी भी व्यक्ति के नाम के पीछे सरनेम नहीं मिलेगा। राम सिंह, दशरथ सिंह, लक्ष्मण राजपूत, रावण शुक्ला, रावण दुबे, रावण तिवारी नहीं मिलेगा। महाभारत में आप देख लीजिए, युधिष्ठिर सिंह, युधिष्ठिर राजपूत नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण यादव, बलराम यादव नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ये नाम, सरनेम नहीं मिलेगा आपको। आप और ऐतिहासिक जो हमारे कुछ कैरेक्टर हैं उनकी बात करेंगे। आप चाणक्य के बारे में सुने हैं, जाने हैं, पढ़ भी सकते हैं, और बहुत बड़ा विद्वान था, ब्राह्मण कहा जाता है, और उसके भी नाम के पीछे कोई सरनेम नहीं मिलेगा। शुक्ला, दुबे, तिवारी, मिश्रा, पाणे, चतुर्वेदी, कभी सुना है? चाणक्य दुबे, चाणक्य शुक्ला, चाणक्य त्रिवेदी, नहीं ना। धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य उसका जातीय नाम नहीं था,
उसका सरनेम नहीं, जैसे आज सरनेम मौर्य लगाते हैं लोग। अशोक, बिंदुसार, आप देख सकते हैं। उसके आगे भी आप आ सकते हैं, सातवाहन वंश में आ सकते हैं साथियों, गुप्त वंश में आप आ सकते हैं। तो यहां पर आपको सरनेम ही नहीं मिलेगा। तो इससे साफ जाहिर है कि योग्यता के बल पर, काबिलियत के बल पे कोई भी अपना पेशा बदल सकता था, वर्ण बदल सकता था, और योग्यता काबिलियत के बल पर वो शासन भी कर सकता था। राजवंश में भी आप देखेंगे, धनानंद के बारे में आप पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त और चाणक्य का अगर इतिहास आप पढ़ेंगे तो उसमें भी चंद्रगुप्त के वंश के बारे में अलग अलग विद्वानों में मतभेद है। कुछ उसे शूद्र कहते हैं, कुछ उसे क्षत्रिय कहते हैं, कुछ उसे दूसरे वंश, दूसरी कैटेगरी का बोलते हैं। आप इतिहास में पढ़ सकते हैं। तो साथियों, गुप्त वंश तक तो भारत में जाति व्यवस्था जो आज आप देख रहे हैं ये थी ही नहीं। हाँ, गुप्त वंश के बाद धीरे धीरे ये जाति व्यवस्था अपनी जड़ जमाने लगी। हर्षवर्धन पीरियड समाप्त होता है, उसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन प्रारंभ होता है और धीरे धीरे भारत में राजनीतिक अस्थिरता आती है, छोटे छोटे रजवाड़े बढ़ जाते हैं और राजपूत काल प्रारंभ होता है। राजपूत काल में जाति व्यवस्था अपनी जड़ जमाने लगती है। साथियों, इसके बाद आप देखेंगे कि अरबों के आक्रमण होते हैं, हो चुके होते हैं। आप देखेंगे महमूद गजनी का, गोरी का, उसके बाद गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, मुगल वंश, फिर यूरोपीय आ जाते हैं, शासन करते हैं। तो इस पीरियड में आपको जाति के नाम पर हाँ कुछ ऐसी घटनाएं आपको मिलेंगी कहीं कहीं पर, जिन्हें आप कह सकते हैं, हालांकि उस पर भी रिसर्च की जरूरत है कि उस देश काल परिस्थिति में ऐसा क्या रहा कि ऐसी घटनाएं घटी। आपको दिखेगा कि जाति के आधार पे कहीं कहीं पर कुछ शोषण या अत्याचार जैसी घटनाएं आपको मिलेंगी, मिल सकती हैं, नो डाउट। लेकिन जो ये आज जाति के नाम पे नफरत फैलाने का प्रयास किया जाता है और खासकर एक जाति को टारगेट किया जाता है, ब्राह्मण जाति को, कि ब्राह्मणों ने लंबे समय से, सदियों से शोषण किया है, 100% इनका आरक्षण था। साथियों, जिन ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता है, इन ब्राह्मणों की अगर हम बात करेंगे तो इनकी उत्पत्ति ही, इनके सरनेम के साथ इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था की उत्पत्ति ही, जो ब्राह्मण की जाति व्यवस्था आज है, ब्राह्मण जाति व्यवस्था आज है, इसकी उत्पत्ति ही राजपूत काल के बाद ही होती है। क्योंकि इसके पहले आपको कोई सरनेम नहीं मिलेगा। हाँ, ये उपाधियां जरूर हैं, ध्यान रहे, जो आज सरनेम लगाए जाते हैं ब्राह्मणों के द्वारा, जैसे अवस्थी एक उपाधि है, वाजपेयी यज्ञ कराने वाले जो ब्राह्मण होते थे उनको वाजपेयी कहा जाता था। वाजपेयी यज्ञ आपने सुना होगा, अश्वमेध यज्ञ, प्राचीन भारत में इनके नाम होते हैं। तो ये उपाधियां थी, ये डिग्रियां थी जो उस समय तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था, विश्वविद्यालयों के द्वारा दी जाती रही है। लेकिन आज ये सरनेम बन चुके हैं। तो आज के ब्राह्मणों को इस आधार पर टारगेट करके अगर आप दोष देंगे कि लंबे वर्षों तक इन्होंने हमारा शोषण किया, शासन किया, तो ये सरासर गलत है। इससे सिर्फ एक ही बात स्पष्ट आती है कि आप जाति के आधार पर नफरत फैलाना चाहते हैं। यस साथियों, ऐसे टीचर्स, ऐसे प्रोफेसर्स बहुत बारीकी से, और बड़ी, उस टीचर का वीडियो मैंने देखा, बहुत मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, बड़े आहिस्ते आहिस्ते अपनी बात रखता है। उसका भी दोष नहीं है साथियों, क्योंकि आज शिक्षा व्यवस्था बाजार के हाथ में आ गई है और बाजार वही परोसता है जिसमें रस होता है, ग्राहकों को सुनने में मजा आता है। तो शिक्षा व्यवस्था बाजार के हाथ में है। ज्यादा से ज्यादा लड़के सिविल सेवा की तैयारी में भाग रहे हैं, तो उनको आकर्षित करना, उनको बांधे रखना, उनके बीच कुछ ऐसी चीज बोलना है जिसको वो सुनना पसंद करें। तो साथियों, ये आज के माहौल का, शिक्षा और चिकित्सा के बाजारीकरण की वजह से ऐसा टीचर्स भी कर रहे हैं। स्तरहीन बातें करते हुए आपको मिलेंगी।
अब स्टूडेंट्स को तो पता नहीं होता है, वो बेचारे सीखने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, लेकिन यदि आप जो टीचर्स हैं उनके वक्तव्यों का मूल्यांकन करें इंटेलेक्चुअलिटी के आधार पर, तो 70% बातें ऐसी हैं जो स्तरहीन बोली जाती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स तो अभी इंटेलेक्चुअल हुए नहीं, उनको इंटेलेक्चुअल होना है। तो जिस स्तर पे स्टूडेंट होता है उस स्टूडेंट को खुश करने के लिए उस स्तर की बात बोली जाती है जो स्टूडेंट्स को पसंद आए। तो साथियों, ये बाजार का दोष है, उस टीचर का भी दोष। मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेकर मैं उसमें पत्थर नहीं मारना चाहता, छींटे अपने ऊपर पड़ती हैं। तो साथियों, फिलहाल इस चीज को समझना होगा कि जाति के नाम पर नफरत करने की जरूरत नहीं है। जिस ब्राह्मण जाति को या जिस क्षत्रिय या ठाकुर जाति को आप दोष देंगे जाति के आधार पे, मान लीजिए अगर आप ही उस परिवार में पैदा हो गए होते तो क्या आप वैसा ही बोल रहे होते जैसा आज बोल रहे हैं आप? नहीं, आप पर भी उस परिवेश, परवरिश, परिस्थिति का असर होता, और जिस बात को लेकर आप दोष दे रहे हैं वही बात आप भी कर रहे होते हैं। साथियों, आज हमें देश को नई दिशा देनी है, नेतृत्व करना है। इसके लिए हमें किसी भी बात के लिए किसी दूसरे को दोष देने की जरूरत नहीं है। हालातों को दुरुस्त करने के लिए दोष देने के बजाय हमें जिम्मेदारी उठानी होगी। हम जाति के आधार पर, हाँ, ये साथियों एक बात जरूर है हमारे समाज में कि जाति के आधार पर हीन भावना और जाति के आधार पर अहम, अति श्रेष्ठता की भावना, ये परवरिश, परिवेश, परिस्थितियों की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है। तो इसको नजरअंदाज करना होगा और देश की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें इस प्रायोजित नफरत से खुद बचना है और अपने समाज को इस नफरत के प्रदूषण से बचाना भी है। साथियों, जब तक जाति के नाम पर नफरत बनी रहेगी, जब तक जाति के नाम पर यह बंटवारा बना रहेगा, तब तक 1% शासक वर्ग जिसमें हर जाति के नेता शामिल हैं, वह हमारे हक अधिकार, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि 1% आबादी के पास 73% से ज्यादा संसाधन है। तो जो आवाम के हक और अधिकार के संसाधन हैं उनका उपभोग करते रहेंगे और हम दीनता और दरिद्रता की स्थिति में जीते रहेंगे। तो साथियों, जाति के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, धर्म के नाम पर हमें बंटने के बजाय हमें यह देखने की जरूरत है कि हमारे हक अधिकार, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, ये जो सेवाएं हैं, ये सामुदायिक सेवाएं हैं, ये हमें बेहतर तरीके से मिले। इसके लिए हमें एकजुट होना होगा, इस देश की व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। शिक्षा, चिकित्सा बाजार के हाथ में पहुंच गई है, उस पर से बाजार का नियंत्रण हटा करके, अफसरशाही का नियंत्रण हटा के उसे समाज में अपने नियंत्रण में लाना होगा। और निरंकुश नौकरशाही की जो व्यवस्था है जिसे अंग्रेजों ने हम पर लादा था, उसको उतार फेंकना है। साथियों, इस व्यवस्था का बदलाव के लिए पहला काम यह है कि अपने जो प्रदूषित हो चुके जहन हैं उनको साफ करना और नफरत के प्रदूषण से बचना और अपने समाज को आगे बढ़ाना भी है। तो साथियों, फिलहाल मैं अब यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं। यदि आपको लगता है कि कोई प्रश्न आपको पूछना चाहिए, कुछ क्वेरी हो, तो आप पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्न का, जिज्ञासा का जवाब देने का प्रयास अगले वीडियो में करेंगे। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक पूरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, सादर प्रणाम, नमस्कार।